कटवे, अबे दोगले। कई बार तो एक कुछ लोग आपस में ये भी कहते थे कि हाथ में डंडा मुंह में पान, भगो मुसल्ला पाकिस्तान। देखिए, भ्रष्टाचार एक तरह का जुमला हो गया है। भ्रष्टाचार पर हर आदमी बात करता है और उसको अपनी कमीज ज़्यादा उजली दिखती है और दूसरे में लगा चुनरी में दाग होता है। विकास क्या एक नारा है, लेकिन बहुत बेचारा है विकास, इसलिए कि उस पर बात ज़्यादा होती ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजियाना ग्रुप के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी। नमस्कार, धन्यवाद रमू भाई। चुनावी सीजन चल रहा है, इसलिए हम लोग चुनाव की चर्चा करेंगे। इस चुनाव को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? चुनाव भविष्य के लिए होता है और 5 साल क्या होने वाला है आपके लिए, उसके लिए होता है। लोकतंत्र का बड़ा महोत्सव है। लोकतंत्र के छोटे छोटे उत्सव तो आए दिन होते हैं, लेकिन ये महोत्सव है। अगर हम भारतीय संस्कृति या भारतीय परिवेश की बात करें तो ये महाकुंभ है और इस पर जो जिस तरह से बेहतर ढंग से अपनी आहुति दे सकता है उसे देना चाहिए, तभी लोकतंत्र जीवित भी रहेगा और पुष्पित और पल्लवित भी होगा। रिजवान भाई, विकास की कहीं बातें नहीं है। पब्लिक को क्या फायदा होगा, जनता के हित की कहीं बातें नहीं हो रही। हम मुद्दों से कोसों दूर होकर चुनाव लड़ते हैं। मुद्दे तो होते हैं, लेकिन मुद्दे क्या होने चाहिए, ये राजनीतिक दल भावनाओं के आधार पर, तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर और उस समय लोगों को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, इसके लिए लड़ते हैं। लोकतंत्र में मैंने कहा ना कि आने वाले वक्त में हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, हम क्या बेहतर देंगे, इस पर कम बात होती है। फलां ने क्या नहीं किया और हमने क्या किया और क्या कैसे किया। विकास क्या एक नारा है, लेकिन बहुत बेचारा है विकास, इसलिए कि उस पर बात ज़्यादा होती ही नहीं है। बात तो कहीं धर्म पर होती है, कहीं जात पर होती है और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। अगर विकास करने वाला कोई आदमी हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको फिर रोड में उतरना पड़ेगा। रोड शो को मैं यही मानता हूं कि आप रोड में उतर रहे हो। अगर आपने काम किया है तो आपका काम बोलना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जनप्रतिनिधि का जनता से संवाद और संपर्क निरंतर होना चाहिए और वो एक जीवंत संपर्क सबसे महत्वपूर्ण है। विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धारणा इन सब चीज़ों को मिलाकर बनती है। आप लोगों को मिलते हैं, आधी रात में आप उपलब्ध हैं, आप अपनी स्टैम्प और अपना लेटर पैड अपने जेब और थैले में लेकर अगर आप घूम रहे हैं, जनता का कोई मुद्दा है, आपने तत्काल उसको प्रतिक्रिया दी। अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, संवाद का युग है, संपर्क बहुत आसान है। आप किसी से कभी भी कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। ये वो दौर नहीं है कि आपको संपर्क करने के लिए घंटों लग जाए। अब ये तो बहुत आसान है। तो आप इस तरह के माध्यमों का अपने क्षेत्र में लोगों से सतत संपर्क बनाए रखने के लिए कितना बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि आप चुनाव में 5 साल बाद आ गए, जनता ये ना कह पाए। इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि आप उन क्षेत्रों में सतत संपर्क में रहते हैं, लेकिन आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं, जो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, कई बार तो वो भी 5 साल अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहता है, वहाँ होता ही नहीं है, लेकिन फिर बोलता भैया 5 साल बाद मुंह दिखाया। लेकिन जनता से ये कोई नहीं पूछ सकता कि भाई हम जब आए थे आपके द्वार में इससे बीच में दस्तक देने, आप कहाँ थे। लेकिन हम आए थे, ये लोगों को मालूम होना चाहिए और हम गंभीर हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारी गंभीरता है। इसलिए जब आप ये करेंगे तो रोड शो तो अपनी जगह है, ये शो तो निरंतर है। इन 70 सालों 75 सालों के आज़ादी के इतिहास में जितना डेवलपमेंट नेताओं का खुद का हुआ, उनके परिवारजनों का हुआ, उतना क्या हम अपने आसपास देख पाते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार एक तरह का जुमला हो गया है। भ्रष्टाचार पर हर आदमी बात करता है
और उसको अपनी कमीज़ ज़्यादा उजली दिखती है और दूसरे में लगा चुनरी में दाग होता है, और अपना छुपाता है और दूसरे का दिखाता है। और इससे क्या होता है कि एक धारणा बनती है कि नेता जो है वो भ्रष्ट है, इसलिए कि पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे को भ्रष्ट कहते हैं। बड़ा अजब है कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी सारी दुनिया चोर है। ये जो एक राजनीति में ये जो चीज़ें सबसे ज़्यादा घर कर गई हैं, इसका बड़ा नुकसान है। दूसरा क्या है, जनता जनता उसे मूर्ख समझती है जो झोपड़े में रहता है। ये भी एक धारणा है, बड़ा अजब है ये भी। और दूसरा ये कि आप अग्नि परीक्षा दे दें, धरती फट जाए, आप उस पे समा जाएं, और या हम लोकल भाषा में कहें कि गर्म तवे में भी बैठ जाएं, तो लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए कि विश्वास का भी बड़ा संकट है। तो अब जाहिर है कि नेता कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं भी कमा पाते। ये कहते हैं जिसको अवसर मिला वो उसने कमा लिया, बाकी सब ईमानदार हैं। तो राजनीति में विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, देश में भी विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जब हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि हम भारतीयों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इसलिए कि हम इतिहास देख नहीं सकते, फ्लैशबैक में नहीं जा सकते, ये कोई फ़िल्म नहीं है। हमको उसे पढ़ना और कसौटी पे कसना होता है, हमें देखना होता है, उससे सबक लेना होता है। उससे बदला नहीं लिया जा सकता, तो हमें उससे सबक लेना होता है। तो जब हम कहते हैं कि सुई नहीं बनती थी, आज तो हम बहुत कुछ बना रहे हैं, आज हम बहुत आगे हैं। आप ये जिस दफ्तर में बैठे हैं, क्या हम कल्पना कर सकते थे आज़ादी जब देश में आज़ाद हुआ था, इस देश में जब हम विदेशों पर अनाज के लिए भी निर्भर थे, तो हम नहीं सोच सकते थे कि इस तरह के, और जिस खास तौर से ये संचार माध्यम है, क्या हमने सोचा था कि ये माध्यम, हम सोचते थे पुलिस के पास देखते थे, आपको भी याद होगा, हम अपनी पत्रकारिता की शुरुआत में एक उनके पास वॉकी टॉकी होता था, तो हमको लगता था कि यार कभी ये संवाद हमारे पास भी हो तो कितना आसान होगा। आज हर हाथ में है और उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। तो प्रगति अपनी जगह है, लेकिन ये भ्रष्टाचार एक धारणा है, और सबसे ज़्यादा ये धारणा बलवती वही लोग करते हैं जो इसमें शामिल हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के बीच में एक बहुत बड़ी खाइयाँ खड़ी होती जा रही हैं। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बीच में जाट की भी बात कर रहा हूँ, मैं इस बीच में सिखों की भी बात कर रहा हूँ। किसी को खालिस्तानी कह दिया गया, किसी को पाकिस्तानी कह दिया गया, किसी को कुछ भी, जो जिसके मन में आ रहा है। आखिर ये सारे शब्द चुभते हैं और एक खाई खड़ी होती है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बड़े बुजुर्गों ने कहा कि तोल मोल के बोल, लेकिन क्या हम तोल रहे हैं? क्या हम उसका मोल समझ रहे हैं जो हम कहते हैं? दूसरा, हम जिन शब्दों का इस्तेमाल कभी घोर दुश्मनों के लिए भी नहीं करते थे, हम आजकल उन शब्दों का बड़े हल्के ढंग से अपने दोस्तों के लिए भी कर लेते हैं, अपने पड़ोसी के लिए भी कर लेते हैं, और जिनके साथ हमारा ऐसा नाता है, इतना गहरा नाता है, पीढ़ियों से नाता है। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि कई पीढ़ी पहले हम सब एक थे, तो हम उनके बारे में, और ख़ास तौर से ये जो प्रमाण पत्र बांटने का दौर आ गया है, बड़ा संकट है रमू भाई, मेरे और आपके सामने भी है। हमें भी कभी भी कोई भ्रष्ट कह देता है, हमें कभी भी कोई अराष्ट्रवादी कह देता है। आजकल हमारी मीडिया में भी वो एक राष्ट्रवादी पत्रकारों की जमात हो गई है। कुछ लोगों को गोदी मीडिया भी कहने लगे हैं, कुछ लोग किसी को कुछ और भी कहते हैं, गुलाम मीडिया कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जाहिर है कि ये चिंता की बात है। और अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो पढ़ाई है, ये जो हमारी पिछली पीढ़ी ने हमको सिखाया था, इसलिए कि देश आज़ाद होने के बाद वो जिस संक्रमण काल से गुज़र रहे थे, आज बंटवारे का भी उन्होंने बहुत त्रासदी भी झेली थी, लेकिन वो जिस भाईचारे प्यार से सब चीज़ें बुलाकर गले मिलते थे और चीज़ों को आगे बढ़ाते थे, लेकिन हमारी पीढ़ी तक तो बहुत हद तक वो कायम रहा, बहुत मजबूती से। लेकिन अभी जिस तरह से उस पर बहुत से हमले हो रहे हैं, वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और हम एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पहले नेता हुआ करते थे। नेता का मतलब ये कि जिनके पीछे लोग जिन्हें आदर्श मानते थे और उनके काम को अपनाते थे और वो उनके पीछे चलते थे और वो समाज की दिशा को मोड़ते थे, सही दिशा पर ले जाते थे।
समाज को एक संदेश देते थे, एक आदर्श स्थिति स्थापित प्रयास करते थे। लेकिन आज नेता भीड़ के पीछे भागता है, एक ऐसी चीज़ के पीछे भागता है। नेता आज भी है, लेकिन अब वो एक तरह का एक ऐसा व्यक्ति हो गया है जो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, और उनके बीच में भी कई ऐसे चीज़ें सवाल शुरू करता है, कई चीज़ें ऐसे छोड़ता है जिससे ना वो समाज में आदर्श स्थापित कर पाता है और ना वो समाज के लिए आदर्श बन पाता है। आखिर हमारे देश की यह राजनीति, भाषाई मर्यादाएं, यह गिरती हुई बाकी सारी चीज़ें हमें कहाँ ले जाएंगी? रमू भाई, भाषा समाज में कई तरह की प्रचलित रहती है, लेकिन जो हम दोस्तों में आपस में जिस भाषा में बात करते हैं, अबे तबे करके बात करते हैं, या हम कई बार जब हम आक्रोशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, तो सामने वाले को हम डिमोरलाइज करने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए हम कई बार कुछ भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हमारे मानवीय प्रवृत्ति है, और ये हमारी एक, मैं कहूँ लोगों को बुरा लग सकता है, ये हमारे संस्कार में भी शामिल है। लेकिन मैंने कहा ना, जिन्हें आदर्श बनना है, जब वो ऐसी बात करते हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। लेकिन ये बातें आजकल आम हो गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। संसद में एक सांसद साहब ने एक धर्म विशेष के सांसद को पर बड़ी आपत्तिजनक, बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ की, और वो उस सांसद तक सीमित नहीं थी, वो पूरे समाज के प्रति थी। मैं उस शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। बिल्कुल करें, जब वो संसद में कर सकते हैं तो इसलिए संसद में ना बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि संसद के अंदर जो बोला वो सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की सीमा तक है, कोई FIR दर्ज नहीं होती, कुछ नहीं होता। थोड़ा ज़रा बाहर आओ, मैदान में बोलो तो उस पर मामला दर्ज होता है। तो उन्होंने एक कटुआ शब्द इस्तेमाल किया। रमू भाई, ये हमारे लिए कोई अनजाना शब्द नहीं है, पैदा हुए थे तब से जानते हैं इस शब्द को। और कई बार बहुत दोस्त प्यार से भी कह देते थे, है ना, हवे करके। और कई बार कुछ ऐसे लोग जो पढ़ने में, खेल में, अन्य सामाजिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, या कहीं ना कहीं हमें डिमोरलाइज करना चाहते थे, तो वो बड़े तल्ख अंदाज में भी हमारे पूरे वजूद पर वो कहकर सवाल उठाते थे, कटवे, अबे दोगले। कई बार तो एक कुछ लोग आपस में ये भी कहते थे कि हाथ में दंदा मुंह में पान, भगो मुसल्ला पाकिस्तान। ये हमने बचपन से सुना है, हम इसी समाज में जीते हैं, हमने इसको अपना लिया है। ये हमारे भाईचारे को भी मजबूत करता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह को भी दिखाता है। लेकिन जब द्वेष से, रंजिश से हम इस तरह की बातें करते हैं, तो जाहिर है कि हमारा मकसद सिर्फ नीचा दिखाना है, और जो नीचा दिखाता है वो क्या होता है, इसको हम खुद भी समझते हैं। एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा। हम अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। पिता की इच्छा थी कि हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। माता पिता की बहुत इच्छा थी, बहुत मेहनत करते थे वो हमारे को अच्छा पढ़ाने के लिए। एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे, और हमारी क्लास में सिर्फ 2 मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। एक दिन हमारे, चूँकि वो प्रतिष्ठित स्कूल था, जैन स्कूल था, दिगंबर जैन एक बड़ी समिति थी, वो उसको संचालित करती थी, और उनमें समाज सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। अच्छी शिक्षा देना उनका मकसद था। लेकिन ज़्यादातर जैन और ब्राह्मण बच्चे हमारी साथ पढ़ते थे। एक दिन 4 बच्चों ने ये तय कर लिया कि अपने सब बच्चों को, दोस्तों को ये संदेश दिया कि इसके साथ टिफ़िन नहीं करेंगे, और बाकी बच्चों को उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। पूछा उन्होंने कि भाई क्यों नहीं करोगे, तो उन्होंने कह दिया कि ये मांस खाता है। उसने बोला हमारे साथ, सब बच्चे बोले हमारे सामने तो नहीं खाया कभी। बोले लेकिन खाता है, मुसलमान है। तो बाकी बच्चों ने पहले उन बच्चों को समझाने की कोशिश की, भाई ये सब नहीं करते, लेकिन नहीं माने वो 4 बच्चे, जिद पर अड़ गए, और उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि नहीं, इसके साथ हम तो नहीं करेंगे, तुम लोगों को करना है तो करो।
तो एक तरफ 15-20 बच्चे हो गए और एक तरफ वो 4 बच्चे हो गए। अब वो 4 बच्चे, हम जहाँ टिफ़िन करते थे, वहाँ एक दूसरे कोने में बैठकर वो 4 बच्चे टिफ़िन करते थे। हम एक दूसरे को अजीब भाव से देखते थे और ये 3, 4, 5 दिन ये सिलसिला चला। चूँकि मैं कारण था और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि यार मेरे सब साथी, मेरे सहपाठी हैं, उसमें से बहुत तो मेरे दोस्त भी थे, ये सब अलग-अलग हो गए। मुझे बहुत कष्ट हुआ, मैंने बात अपने पिता को बताई। मेरे पिता फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर थे, आप जानते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज तो दौरे पे जा रहे हैं, एक आध दिन में इस पे बात करेंगे। मुझे याद है वो शायद आज यही इतवार का दिन था। उन्होंने सुबह-सुबह मुझे उठाया और मेरे सर पर हाथ फेरा और बोला, बताओ बेटा क्या बात, तुम क्या कह रहे थे? मैंने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया और मैंने कहा ये मुसलमान क्या होता है? उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी। उस पुस्तक का नाम था वेद और कुरान। मोटा-मोटा आप समझ लीजिए किसी धर्म ग्रंथ से मेरी पहली पहचान अगर ठीक से पहचान हुई है तो वो मेरी वेद और कुरान से हुई। उस किताब का नाम ही वेद और कुरान था, किसी हिंदू स्कॉलर ने लिखी थी और उसमें वेद और कुरान में जितनी समानताएँ हैं, दोनों सनातन के बिल्कुल नज़दीक दिखते हैं, उन धर्मों की अगर हम व्याख्या करें तो, समानता देखें तो। तो उन्होंने मुझे कहा और मुझे कहा कि बेटा तुम अभी बहुत छोटी क्लास में हो, तो शायद इसको तुम अच्छे से समझ नहीं पाओ, कुछ जो तुमको समझना हो मुझसे समझना। और पिता ने जब प्यार से कहा कोई बातें, तो मैंने पूछा कि ये हिंदू मुसलमान क्या होता है? उन्होंने मुझे पूछा कि जब तुम लोग स्कूल कैसे जाते हो? तो मैंने कहा मेरे पीछे जो शिवराज और राजेश मेरे जो दोस्त हैं वो यहाँ आ जाते हैं और फिर सतीश आ जाता है और हम सब इकट्ठे होके एक साथ स्कूल चले जाते हैं, कभी रिक्शे से जाते हैं, कभी अपनी अपनी साइकिलों से जाते हैं। और बोले एग्ज़ाम के टाइम क्या करते हो? तो बोला हमारे घर के पास एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद थी। तो मैंने कहा कि वो लोग कहते हैं कि मंदिर दर्शन करना है, तो वो जब मंदिर की तरफ जाने लगते हैं तो मैं मस्जिद चला जाता हूँ। जब वो वहाँ जाते हैं तो मैं इधर फूँक डलवाने चला जाता हूँ और फिर हम इकट्ठे होते हैं और हम स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो यही है, आप भी इतना ही समझना है तुमको कि ये जो रास्ता है, तुम्हारा मंजिल स्कूल है, लक्ष्य एग्ज़ाम है, परीक्षा एग्ज़ाम है, तुम्हारा परीक्षा लक्ष्य है और तुम जब कुछ देर के लिए अलग-अलग होते हो, एक जगह इकट्ठे होते हो, कुछ देर के लिए अलग-अलग होते हो, फिर एक रास्ते पे चल देते हो। तो अभी यही समझो, इतना ही समझना काफ़ी है। और पिता ने जब इतना प्रेम स्नेह से सारी बातें बताई तो मैं भावुक हो गया। मैंने कहा कि पापा अब उन लोगों से मैं कभी बात नहीं करूँगा, बहुत गंदे हैं और ऐसा है वैसा है। उन्होंने मेरे फिर समझाया मुझे, देखो वो तुम्हारे साथी हैं, दोस्त हैं और ये सब ठीक हो जाएगा, इसको बहुत वो मत करो। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि तुम्हारे खाने पीने की जिन चीज़ों से उन्हें ऐतराज़ है या उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उनके सामने उससे बचना चाहिए। कभी तुमने किया है क्या? मैंने कभी नहीं किया, मुझे खुद भी पसंद नहीं है बहुत ऐसी चीज़ें, तो मैं तो खुद ही बहुत बचता हूँ इन चीज़ों से। तो बोले बस कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। रमू भाई आप जानते हैं बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहीं से कुछ चीज़ सीख आए थे, कुछ आए थे, कुछ दिन में सब इकट्ठे हुए। आज वो मेरे सबसे ख़ास दोस्तों में एक है ना? और वही दोस्त मेरे घर में भोजन करते थे, मेरे घर में आना-जाना था उनका, आना-जाना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ़ आखिरी बात कह रहा हूँ कि पिता ने अगर ये कहा होता कि जाने दो ऐसी-तैसी कराने दो उनको, ये मत करो, वो मत करो, तो ज़ाहिर है कि मेरे मन में उनके प्रति विद्वेष पैदा होता। आज बड़े बुज़ुर्गों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को यही संस्कार दें, जिससे भाईचारा बढ़ेगा। रिजवान भाई, मैं एक चीज़ आज नहीं समझ पा रहा हूँ। समाज के अंदर हम विघटन पैदा करके, दूरियां बढ़ाकर, हम कौन से राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं? अंग्रेज़ों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ों के ज़माने से है, ऐसा भी नहीं है। भारत जब जब कमज़ोर हुआ, कभी भारत पूरा एक भारत हमेशा तो था, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे शासन व्यवस्था, छोटी छोटी राज व्यवस्थाएँ। और जब ये एक दूसरे की चीज़ों पर कब्ज़ा करने, हथियार लेने का जब भी रणनीति बनी, तो ये डिवाइड एंड रूल सबसे महत्वपूर्ण था। हमने कभी विदेशों से लोगों को बुलाकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उन पर कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन आप जब एक बार पड़ोसी से लड़ लेते हैं तो जाहिर है
कि पड़ोसी ही वक्त में काम आता है, और जब आपने पड़ोसी ख़त्म कर लिया तो फिर वक्त तो बुरा आएगा ही। चलिए हम लोग लास्ट एक चुनावी मुद्दे पे फिर लौटें। क्या दिख रहा है, क्या सीन है सामने? भाजपा लौटेगी या सरकार बदलेगी? क्या अंदेशा? देखिए, हम पत्रकार हैं, हमें एक तरह से ज्योतिषी की तरह बात नहीं करनी चाहिए, हमको एनालिसिस पर बात करनी चाहिए। और जाहिर है कि बहुत तरह के मुद्दे चुनाव में होते हैं, और अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें डबल इंजन की, तो मुद्दा राम मंदिर तक आ चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य राजस्थान में देखें तो वहाँ कन्हैया लाल भी आ चुका है। तो जाहिर है चुनाव बहुत आसान नहीं है, और ईडी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त हैं, और इस बार विपक्ष बहुत ज़बरदस्त हमलावर है। उसमें निराशा का भाव नहीं दिख रहा, उसमें आक्रामकता का भाव है। कांग्रेस इतनी आक्रामक होगी हमने इससे पहले कभी नहीं सोचा था, और बड़ा ताकत के साथ कपड़ा फाड़ राजनीति भी कहीं ना कहीं आती है। कई बार टिकटों के वितरण पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक तो ये होता था कि कांग्रेस का कैंडिडेट तक भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर लेती थी, और वो जिसको कांग्रेस प्रत्याशी बनाती थी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 2 दिन बाद होता था। मध्य प्रदेश में उदाहरण है ऐसे, और फिर तो विधायक के विधायक ही चले गए, और इतना और सिंधिया जैसे इतने बड़े नेता तक चले गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार कुछ उल्टा सा हुआ था। इसने एक धारणा बनाई कि कांग्रेस मुकाबले में है, और धीरे धीरे इसने पीछे तो बहुत ज़बरदस्त ये धारणा बना दी थी। बहुत ढेर सारी चीज़ें धारणाओं पर आधारित होती हैं रमू भाई, आप जानते हैं हम, और आप बहुत लंबे समय से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। पीछे 6 महीने पीछे तो ये धारणा बनी गई थी कि आज चुनाव होगा तो कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, और मध्य प्रदेश के सरकार का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा जो है एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक होता जा रहा है। शिवराज जी ने बड़ी मेहनत की, इसलिए कि शिवराज इस मामले में उनका कोई जवाब नहीं है। मेहनत करने में बड़ी मेहनत की और कई तरह की योजनाएं लाए। वहाँ दिल्ली से प्रधानमंत्री फ्री बीज कहते रहे, और शिवराज जी हर चीज़ देते रहे। तो ये लंबे समय तक होता रहा मध्य प्रदेश में। चुनाव आचार संहिता के बाद उसकी तस्वीर बदलती है। बीजेपी के पास कार्यकर्ता अधिक हैं, लेकिन कार्यकर्ता कितने मन से काम कर रहे हैं, इसलिए कि उसकी कितनी उपेक्षा हुई है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस लगभग पूरी ताकत की शिद्दत के साथ, उसको लगता है करो या मरो की स्थिति है, तो पूरी शिद्दत से लड़ रही है। और जो सर्वे कई तरह के आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा संतोष पैदा करते हैं। बड़ा बढ़ चढ़ के कांग्रेस अपने सोशल मीडिया में उसका प्रयोग करती है। इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो इस बार कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन भी लोगों को आकर्षित करता है। मैं भी कह रहा हूँ, बीजेपी का तो हर बार करता रहा। तो चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। मैं कहूँ कांटे की टक्कर है या मैं कहूँ फला का एज है तो उचित नहीं होगा, इसलिए कि ये तो 3 दिसंबर को ही समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है और ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि कुछ भी हो सकता है। रिजवान भाई, लगभग पत्रकारिता में हम आप साथ के हैं। आपने और हमने लगभग एक साथ पत्रकारिता की है, और जो कुछ आपने अभी बोला उसमें आपने अस्पष्ट रूप से स्पष्ट बोल दिया कि क्या है। बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ आपके दर्शक समझ रहे होंगे। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन रमू भाई, एक बड़ा जोखिम है इस समय जोखिम ये है कि आप रमू सिंह हैं तो आप किसी वर्ग विशेष के हैं, आप धर्म विशेष के भी नहीं रहे। आप अगर मैं रमू सिंह की बात करता हूँ तो वो किसी वर्ग विशेष का है, और बहुत दुर्भाग्य है कि रिजवान अहमद सिद्दीकी अगर कोई बात करता है वो तो किसी धर्म विशेष का है। तो ये कौन ले आया यहाँ तक, हमें किसने खड़ा किया? पत्रकारिता की ये दुर्गति क्यों हो गई? हमारे आपके बोलने में ज़बरदस्त संकोच क्यों पैदा हो गया? ये उन्हें एनालिसिस करना चाहिए
जो इसके लिए जवाबदार हैं, और इसके लिए कौन जवाबदार है ये भी जनता जानती है। तो समाज का कोई भी तबका, समाज का कोई भी तंत्र, लोकतंत्र के हम कथित रूप से चौथे स्तंभ हैं। 3 स्तंभ तो दिखते हैं, और उन 3 स्तंभों की अगर हम बात करें तो एक स्तंभ जो न्यायपालिका है, लोकल स्तर पर, लोअर स्तर पर, उस पर भी बहुत तरह की उंगलियां रोज़ उठने लगी हैं। दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। अगर इन चीज़ों पर विश्वास खत्म होगा तो बहुत चिंताजनक है। कार्यपालिका, आप कह रहे हैं ना कि हम एक साथ आए थे, तकरीबन एक समय आए थे। ग्रेजुएशन करके तत्काल मैं पत्रकारिता में आ गया, 89-90 की बात रही होगी। उस समय मैं जिस ज़िले का हूँ, कटनी का, वहाँ इत्तेफाक से नए अफसर, नए आईपीएस, नए आईएएस आते थे, एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी बन के। कटनी ज़िला नहीं था लेकिन उसका दर्जा तकरीबन ज़िले जैसा था। तो ऐसे ही अफसर आते थे, एक ट्रेनिंग सेंटर था समझ लीजिए। और तब माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि तब जो अफसर आते थे, हम भी यंग थे, वो भी यंग थे, बड़ी दोस्तियाँ हो जाती थीं। और थोड़ा सा पढ़ा लिखा सबको पसंद आता है, अच्छा सॉफ्ट स्पोकन सबको पसंद आता है, और मुद्दों को उठाने वाला भी सबको अच्छा लगता है, बशर्ते बदतमीज़ी ना करे, सलीका होना चाहिए। तो उस दौर में अफसर नाम कमाने आता था, इसलिए कि उसको मालूम था कि वो नाम कमाएगा तो वो डिपॉज़िट जो है उसको कहीं का कलेक्टर बनाएगा, कहीं का एसपी बनाएगा, और ऊंचे ओहदे तक ले जाएगा, प्रदेश का डीजीपी बनाएगा या प्रदेश का सीएस बनाएगा। लेकिन बहुत अफसोस से कहता हूँ, क्या दौर आ गया कि अब नाम से ज़्यादा दाम की ज़रूरत पड़नी पड़ी, इसलिए कि पहले ही शुरू में ही आए हुए व्यक्ति को उसका सीनियर या उसका संरक्षक राजनेता ही होता है, वो उसे समझाता है कि तुम प्रैक्टिकल हो जाओ। कभी ऐसा नहीं था। ये दौर कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, और वो इतना प्रैक्टिकल हो गया कि वो कलेक्टर बनने के लिए उसे बहुत दूसरे तरह के जतन करने पड़ते हैं। मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहूँगा, लोग फिर भी समझ रहे हैं इसको। तो ये जो दौर आया है, जाहिर है, और अफसर एक खबर, आपको याद होगा, हम एक खबर लिख देते थे तो अफसर संपर्क करता था, बैठकर कॉफ़ी पीता था, हमसे बहुत से सुझाव लेता था, और उसमें तत्काल सुधार करता था, और उसे बहुत आनंद आता था। और अब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कह देते हैं, इस उम्र में आकर, इस ओहदे पर भी आकर, तो सबसे आसान काम है ब्लैकमेलर है, इसलिए कि जिसे वो पार नहीं पा सकता उसमें ब्लैकमेलर। तो ये जो अति प्रतिक्रियावादी समाज हो गया है हमारा, इसका समाज को बहुत नुकसान हुआ है, और इसको सुधार कौन सकता है? वही जो जनार्दन है, और जनता ही जनार्दन है। जब वो बहुत से भावनाओं में, बहुत सी चीज़ों में, इसलिए कि मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि धर्म मोक्ष का कारण हो सकता है, मोक्ष का सबसे बड़ा माध्यम है, और अच्छा जीने के लिए माध्यम है, संस्कारवान होने के लिए माध्यम है। तो प्रिय मोक्ष अगर पाना है तो उसके लिए मरना पड़ता है। तो यदि जीते जी अच्छा पाना, अच्छा करना है, तो उसको अपनी सारी उन भावनाओं को मारना होगा जो आपको तात्कालिक रूप से भावुक करती हैं, आपको भ्रमित करती हैं। उस भ्रम से बाहर निकलना होगा। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके देश के भविष्य का सवाल है। युवा है हमारा देश, बहुत युवा, और इतना युवा है कि आने वाले 30 साल बाद बूढ़ा भी उतना ही हो जाएगा। तो आज हमारे पास ऊर्जा है, करें बेहतर और सोचें। मतदान करने ज़रूर जाएं, मैं आपके माध्यम से लोगों से ये भी अपील करूंगा, लेकिन जाएं तो ये सोच कर जाएं कि रिजवान अहमद सिद्दीकी फलां धर्म का है, ये नहीं, रमू सिंह फलां जात के या धर्म के हैं, ये नहीं, बेटी नहीं ब्याहना है, बेटा नहीं ब्याहना है, हमको नेता बनाना है, जनप्रतिनिधि बनाना है, और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, कितनी महंगी हो गई पढ़ाई, और इसके लिए जो वास्तविक रूप से चिंता करें, उनके लिए हमें चिंता करना चाहिए, और चिंता से ज़्यादा चिंतन का विषय है, गंभीर हो जाना चाहिए। बहुत खुली चर्चा
मेरे मित्र रिजवान भाई ने की, और बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, और बहुत दिनों बाद मिलकर और हम लोगों ने आपस में ये बातें शेयर की। मुझे लगता है दर्शकों को यह सब पसंद आएगा और वो एक एक बात को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।